हे देयर, इस वीडियो में देखेंगे कॉमन बेस और कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं और साथ ही में कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी के साथ हम देखेंगे उन दोनों में करंट गेन्स की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग से और यहाँ हम देख रहे हैं टॉपिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम सिंपल से बात करते हैं। देखो हमारे पास कुल मिलाकर अगर हम एक ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें 3 टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्मिनल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक टर्मिनल हमारे पास है कलेक्टर जिसने कलेक्ट करना है, सिंपल सी बात। एक है बेस और एक है एमीटर। तो नाम से क्लियर है, एमीटर ने एमिट करना है, कलेक्टर ने कलेक्ट करना है, बेस इन बिटवीन। तो हमारे पास ये सीन होता है। तो हमारे पास कुल मिलाकर एक ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल है? 3 कहते हैं। लेकिन जो हम सर्किट बनाते हैं उस सर्किट में कितने टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2। तो एक हिसाब से इनमें से एक एक्स्ट्रा होता है। तो हम वो जो एक्स्ट्रा है उसको हम कॉमन मान लेते हैं, मतलब मान नहीं लेते, इनफैक्ट उसे कॉमन कर देते हैं एंड उसे क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ एक ट्रांजिस्टर को पहले ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो आप बहुत ध्यान से ट्रांजिस्टर के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैं 2 तरह के ट्रांजिस्टर आपको शो करने वाली हूँ। सबसे पहले ये साइड ऐसे, ये जो मैंने ये वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ओके, इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। आई एम गिविंग यू एज मैनी मैक्सिमम थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे उतना बेटर है। इसके बाद मैं ये एक लाइन यहाँ से ऐसे लगा रही हूँ, एक ऐसे लगा रही हूँ। देखो ये मैंने लाइन जो है ये दोनों को आपस में ज्वाइन करके ऐसे वी नहीं बनाया, ओके। तो अब इसके अलावा यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, ओके। देन इस अगर ऐसे बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आ जाएगा एंड अगर ऐसे है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ चला जाएगा। ये बात आई समझ? ओके। अब इसमें से जिस तरफ एरो जा रही है या जिस भी हैंड पे एरो है वो हैंड का दूसरा हिस्सा बताता है हमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। तो और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी या कह लो यहाँ पे जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये हमारे पास क्या है? बेस। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा बेस। और अगर मान लो मैंने यहाँ एरो लगाई है तो ये मेरा क्या बन गया? ये वाली साइड मेरी एमीटर साइड बन गई। सिमिलरली अगर ये मेरा बेस साइड ये है और अगर मैं एरो इस तरफ लगा देती हूँ तो ये कौन सी साइड बन जाएगी? मेरी एमीटर साइड। जो दूसरी बच गई साइड, उस साइड को हम क्या कह देंगे? कलेक्टर वाली साइड। तो ये मेरी साइड होगी दूसरी, कलेक्टर की साइड। ये बात में समझ आ रही? ओके। तो जब भी एरो बाहर की तरफ पिन पॉइंटेड हो, ठीक है, जब एरो एमीटर की तरफ पिन पॉइंटेड है तो आप ये मान के चलो कि आपका ये एरो बता रही बेटा बाहर एन है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत इजी चीज दिखाती हूँ। अगर आपकी एरो ऐसे बाहर की तरफ जा रही है मतलब आपका एन बाहर को है, वहीं अगर आपकी एरो अंदर की तरफ जा रही है इसका मतलब बाहर तो पी है, यहाँ एन है और तीसरा तो फिर पी होता है। आपको इतना पता होना चाहिए बेस के लिए पी एन पी और एक हमारे पास एन पी एन, ये एकदम बेसिक होता है। ये हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल हैं। ये कौन सा बन रहा है? देखो यहाँ पे आपके एरो की डायरेक्शन बाहर है, इसका मतलब बाहर है एन, यहाँ पर है पी और ये है एन। तो ये मेरे पास है एन पी एन ट्रांजिस्टर, ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर को देखते हैं। हमारा ये जो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर, अभी मैं इसको बाद में ड्रॉ करूंगी ताकि इसको मैं डिफरेंस बता पाऊँ। यहाँ पे भी देखो आपका एरो बाहर की तरफ है तो ये एन, ये वाला आपका साइड हो गया पी, ये वाला साइड हो गया आपका एन। सिमिलरली अगर हम इस साइड में देखें तो ये बाहर जा रहा है एमीटर की तरफ तो ये हो गया एन, बेस वाली साइड पी, ये वाला साइड एन। अब ये लास्ट एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ जिसमें हम ये अंदर की तरफ जाए। तो ये देखो एरो, ये एरो वाली साइड क्या होगी? एमीटर हेड। ये वाला आपका हैंड कौन सा हो गया? ये आपका बेस के लिए हो गया। ये आपके पास कहाँ है? कलेक्टर आ गया। एरो अंदर को जा रही है तो ये बाहर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपके पास पी एन पी। ये है आपके पास एन पी एन, एन पी एन। तो आई होप विद दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। एरो वाली हेड हमेशा आपके पास क्या रहेगा? एमीटर साइड रहेगा। ये जो आपकी वर्टिकल ये जो लाइन जा रही है या हॉरिजॉन्टल ये जो आप लाइन लगा रहे हो जो अलोन रहते हैं वो आपके पास क्या है? बेस। और जो साइड बिना एरो किया उसे हम कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। ये बात क्लियर है। एनपीएन समझ आ गया। ये चीज बहुत जरूरी थी। इसके बाद मैं आपको अगली बात बताने वाली हूँ। अब हमारे पास कहते हैं 3 तरह के हम कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। जैसे ऊपर बताया मैंने कि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। रिक्वायर्ड हमें सर्किट में 2 ही टर्मिनल है तो एक को हमें कॉमन देना पड़ता है। तो हम इस हिसाब से 3 चीजें कर सकते हैं। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। जहां हम बेस को कॉमन कर दे वो कॉमन बेस, एमीटर को कर दे कॉमन एमीटर, कलेक्टर को कर दे तो कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले कॉमन बेस को देखते कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें जो मेरी बेस वाला एंड है उसको मैं ऐसे बना दूंगी ताकि वो दोनों सर्किट्स में पार्टिसिपेट कर सके। देखो मैं बड़े आराम से बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बेस वाला साइड है, जैसे मैंने बताया ये बेस हो गया। मान लो ये मेरा मैं जो मर्जी बना दूं, मैंने अभी फिलहाल के लिए कौन सा बनाया? एनपीएन बना दिया।
ठीक है। तो अब मेरे पास ये मेरा इनपुट होगा, यहाँ मैं इनपुट दे रही हूँ और यहाँ साइड पे मेरा आउटपुट आएगा। अभी मैं इसमें कुछ नहीं बता रही एक्स्ट्रा, अभी हम एक्स्ट्रा मिर्च मसाला बाद में देखेंगे। ये मेरा साइड इनपुट, ये आउटपुट, और ये जो मेरा बेस वाला मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे को कॉमन एमीटर के लिए बनाना है तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दो, 1 2, ये मेरा एमीटर वाली साइड है, ठीक है। मैंने ये फिर से एनपीएन बना दिया। अब मैं इसको ऐसे क्या कर लूंगी, अपने सर्किट में कॉमन कर दूंगी। तो देखो ये मैंने ग्राउंड कर दिया। इस साइड में मेरे को क्या दूंगी मैं, इनपुट, करेक्ट। और इस साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट। ये मेरे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आप एरो इन्वर्ट बना दे तो ये कौन सा हो जाता है, पीएनपी टाइप हो जाता है। लास्ट हम बनाते हैं कॉमन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन। उसे बनाने के लिए इतना कुछ खास है नहीं, मतलब एक बार समझ आ जाएगा ना एक चीज़ को बनाना, फिर बाकी आप बना सकते हो। तो मैंने एमीटर वाली साइड ऊपर कर दिया है। अभी भी मैंने एनपीएन का केस बनाया है, ओके। अब इसके बाद यहाँ मैं इस टर्मिनल के क्रॉस क्या लगाऊंगी, आउटपुट। ये मेरा क्या हो रहा है, ग्राउंड कर दिया मैंने। देखो ये मेरा कलेक्टर है ना, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ये वाली साइड पे मेरे पास यहाँ पे ऐसे मैं इनपुट मांग सकती हूँ, है ना। मेरे पास यहाँ पे इनपुट की वैल्यू आ जाएगी, इनपुट आउटपुट। ये डायग्राम मैं आपको एक बार बुक से भी शो कर देती हूँ, इनकेस मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो तो। तो यहाँ पे ये एमीटर साइड, बेस और कलेक्टर। हाँ, मैंने इनको शॉर्ट लेटर से शो किया था, यू कैन राइट दम विद द कैपिटल वंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इनके अक्रॉस क्या दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। यहाँ इनके अक्रॉस क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। फिर इनपुट आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर, अब समझ आ गया होगा ये जो मैं पढ़ाना चाह रही थी। इसके अलावा अब हमारे पास ना एक चीज है क्या, कि जो हमारी इनपुट साइड है ना उसको हम रखेंगे फॉरवर्ड बायस, आउटपुट को रखेंगे रिवर्स। इनपुट फॉरवर्ड, आउटपुट रिवर्स, इनपुट फॉरवर्ड, आउटपुट रिवर्स। तो करके देख लो। जैसे मान लो अगर आपके पास एक ये केस है, ओके, तो ये मेरे पास अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, पीएनपी है ना। तो जब ये पीएनपी है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा जो इनपुट है उसे और आउटपुट जो है उसे, उसके क्रॉस हम अपने वोल्टेजेस को चेक करके दिखाते हैं। देखो ये आपके पास एन है, मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। तो मैं नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव लगाऊंगी। बल्कि ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव, और मैंने इसको क्या करना है, रिवर्स बायस। तो इसलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन थी, करेक्ट। ऐसे ही हम सिमिलर कॉमन बेस के लिए भी बनाकर दिखा सकती हूँ मैं आपको, ठीक है। आप कॉमन बेस के लिए देख सकते हो कैसे आराम से बन जाएगी। ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको बाहर की तरफ, चलो बाहर की तरफ लेकर देखते हैं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ ले लिया, तो ये हो गया एन पी एन। आई होप इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एमीटर हो गया, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास कलेक्टर, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, ये एन पी एन, इसको करना है फॉरवर्ड बायस। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस वाली साइड को मैंने क्या करना है, रिवर्स बायस। तो ये नेगेटिव है ना, देखो एन पी एन, तो ये नेगेटिव वाले के साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गया। ऐसे आप कॉमन कलेक्टर के लिए बनाकर देखो, कॉमन कलेक्टर। तो देखो अब मैंने ये बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये अंदर को आ रहा है, तो ये पी एन पी, तो ये पी एन पी टाइप का हो गया ना। ओके, मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी। इट शुड नॉट बी ज्वाइन लाइक दिस। अभी बता देती हूँ। अब देखो मेरे पास ये क्या है, पी एन पी, ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स। तो एन के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पहले फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ऐसे ज्वाइन नहीं होगा जैसे यहाँ बनाया था वैसे बनाने से। और साथ ही में ये क्या करनी, रिवर्स बायस, तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम इसको इस हिसाब से इसको सेटअप करेंगे। अब मैंने ये 3 के लिए केसेस बनाया, आप इसके रिवर्स केसेस देख सकते हो। जब आपका यहाँ पे एन पी एन होता, तो इसको आई डोंट हैव अ डिफरेंट कलर पेन राइट नाउ, तो मैं इसको ऐसे ही इसको ओवरराइट करके दिखा देती हूँ। एन पी एन के लिए तो ये पी है, तो ये फॉरवर्ड के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइड ऊपर। ये एन है, तो रिवर्स के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइड ऊपर आ जाएगी इसमें भी, ठीक है। ये बात समझ आ गई कॉमन एमीटर के लिए। अब इसको चेंज करते हैं। अब इसका एरो भी देखो यार चेंज होगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे चेंज करके लिख रहे हो, एरो भी चेंज कर देना। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको पी एन पी में कन्वर्ट करूँ, ये एरो कहाँ आ जाएगा, अंदर की तरफ एरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाला है, फॉरवर्ड बायस करना है तो पॉजिटिव ऊपर आएगा। ये पॉजिटिव वाला है, रिवर्स बायस करना है तो नेगेटिव ऊपर आएगा, ठीक। अब सिमिलर जल्दी से यहाँ पे भी देख लेते हैं। पी एन पी की जगह मैं इसको करना चाह रही हूँ एन पी एन, तो पी वाला साइड पॉजिटिव वाला साइड यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव वाले को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर आ गया। तो विद दिस ऑल योर बेसिक थिंग्स आर क्लियर। अब हम जल्दी से हेड ऑन करते हैं टुवर्ड द कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इससे पहले एक हमें चीज और देखनी है। देखो हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। कहता है हमारे पास एक होता है इनपुट सर्किट, एक हमारे पास आउटपुट। इनपुट में हमारे पास एक इनपुट करंट, इनपुट सी लिख लेते हैं एक बार के लिए, और
इनपुट वोल्टेज, आउटपुट में आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, करेक्ट। तो जब भी हम निकालेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, ओके, जब हम इनपुट करेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेजेस के बीच में, ठीक है। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक के लिए हम इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज में करेंगे। और ऐसे चलो एक बार आउटपुट लिख के भी दिखाते हैं। तो आउटपुट में क्या करेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में, ठीक है। ये बात क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साथ में और क्या चीज है, हम जब इनपुट करेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे तो हम उस टाइम पर आउटपुट का वोल्टेज जो है उसको क्या करके चलेंगे, कांस्टेंट करके चलेंगे। तो अभी मैं आउटपुट का ये नहीं बता रही कि कॉमन बेस होगा, कॉमन एमिटर, सॉरी मतलब कलेक्टर बेस होगा या क्या होगा क्या नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि आउटपुट का जो वोल्टेज है उसे आप क्या लोगे, कांस्टेंट। बल्कि जब आप आउटपुट के लिए देखोगे तो आप इनपुट का करंट कांस्टेंट रखोगे, इनपुट का करंट कांस्टेंट। तो मैंने इसको याद रखने के लिए एक चीज लगाई, इनपुट आई से स्टार्ट होता है, करंट भी हम आई से डिनोट करते हैं। तो जब हम आउटपुट की बात करेंगे, इनपुट में क्या देखेंगे, करंट, करंट को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। बात समझ आ गई। तो बस इतनी सी बात है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक के साथ। मेरा मतलब ये रहेगा मैं यहाँ से थ्योरी जरूर देखूं, लेकिन थ्योरी देखकर आपको उससे छोटे से छोटे डायग्राम एंड ऑल की हेल्प से आपको कंसेप्ट को क्लैरिफाई करा दूं। यहाँ से पढ़ना जरूरी है ताकि हम कोई पॉइंट मिस ना करें। अब है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक, क्या था, फिगर शोइंग द सर्किट डायग्राम ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। जितना हम पढ़ चुके हैं उतना देखिए जरा इसमें क्या है। देखो कॉमन बेस करना था इसलिए बेस कॉमन है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास पी, क्योंकि एरो तरफ है तो पी एन पी टाइप का। तो देखो जो आपका ये है, जो पी साइड है वो आपका यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होना था, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और आपका ये जो वाला साइड है ये क्या होना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव वाले को रिवर्स बायसिंग करनी थी। इसी के साथ में हमने जो यहाँ पे वोल्टेजेस देखी है, हमने यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेजेस लगाई, मतलब हम अपने हिसाब से वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब देखो ये पॉजिटिव साइड था तो यहाँ हमने मिलियन मीटर लगाया, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव, अगला साइड नेगेटिव। उल्टा यहाँ से देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव, तो अगला साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको मिलीमीटर का सीन समझ आ गया दोनों तरफ, ओके। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखो यार यहाँ से हमने एमीटर साइड पे जो ये वोल्टेज लगाई है उसका नाम दिया है VEE, कहता है। लेकिन ये एमीटर ने दे दी वोल्टेज, लेकिन कितनी वोल्टेज इस एमीटर, ऐसा लिख लो, इस एमीटर और इस बेस के बीच के ये सर्किट में कितनी वोल्टेज है, वो कितनी है, VEB। तो ये ई वाले टर्मिनल से देखकर आप देख सकते हो बी वाले टर्मिनल को ये जो जा रहा है कितनी वोल्टेज है, VEB। और इस हाथ में अगर आप देखो तो ये आपके सी वाले से, ठीक है, ये आपको कौन सा है, सी वाला साइड, सॉरी ये सी वाली साइड है, और ये आपके पास कौन सी, बी वाली साइड। तो ये सी और बी के बीच में कितनी वोल्टेज आ रही है, VCB। अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर्स लगा दिए एक हिसाब से, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना वोल्टेज जा रहा है। तो आप देखो इसका साइन इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। इसके अलावा चलो बात करते हैं करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा। तो आपको एक चीज तो दिख रही है, ये एरो अंदर की तरफ आ रही है, तो एरो ऐसे बेस से बाहर की तरफ जाएगी, तो ये होगा आपका IB कौन सा करंट है, जो बेस में से पास कर रहा है। इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखने को है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव IE इधर जाएगा, अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव IC भी इधर जाएगा। तो इसी के साथ हमारी डायग्राम जो रहती है वो होती है कंप्लीट, ठीक है। हमारा ये वाला फॉरवर्ड बायस है, ये वाला रिवर्स बायस है, इसमें VEE बैटरी लगी है, यहाँ VCC बैटरी लगी है। आई होप इतनी बातें तो सबके सब अब क्लियर है। यहाँ हमने फिलहाल के लिए PNP कंसिडर किया है, ये डायग्राम PNP के बेसिस पे आई है। इट्स अ टास्क फॉर यू टू डू द NPN ऑल्सो। NPN के लिए इसकी डायग्राम बनाकर देखो, जैसे मैंने बताई ऑलमोस्ट वैसी ही डायग्राम बनेगी। उसमें बस ये एमीटर, मतलब ये जो करंट पास कर रहे हैं वो बदल जाएंगे, एंड ये जो आपके ये जो साइंस हैं ये सब में चेंजेस आएगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल जस्ट post a solution of that as well. Okay, now let us have a look at the input characteristic. कहता these are obtained by plotting a graph between input emitter current. यहाँ पे इनपुट में कौन है, देख लो यहाँ पे इनपुट साइड में किसको लेके चल रहे हैं, कॉमन वाले को छोड़ो, कौन है इनपुट साइड में, कौन है, एमीटर। आज जी बात करें, इनपुट एमीटर करंट एंड इनपुट
एमीटर बेस वोल्टेज, कहता करंट आपने कौन सा दे रहा है, आपका आई जा रहा है, और ये वोल्टेज किसके क्रॉस है, वी एन बी, मतलब ये जो वी बी मतलब आपकी एमीटर और बेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके अगेंस्ट। तो हमारे पास हम ग्राफ ऑब्टेन करेंगे एमीटर करंट और एमीटर बेस वोल्टेज के हिसाब से, मतलब हमारे पास में एमीटर और बेस की जो वोल्टेज है और साथ में एमीटर जो करंट है उसका हम यहाँ पे एक ग्राफ ऑब्टेन करने वाले हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। 4 डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB। तो कहता है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटपुट है तो आउटपुट में देख लो कौन सी वोल्टेज आ रही है, सी और बी के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, VCB। तो कहता है हम VCB को कांस्टेंट रखेंगे। देखो पहले उसको -20 रखा, फिर -10 रखा, 0 रखा, मतलब एक हिसाब से आप इसको 20 10 0 में आप देख सकते हो। हम साइन को फिलहाल ना भी नोटिस करें तो आपके पास हो क्या रहा है, आपने क्या रखा, उसकी एक वैल्यू 20 रखी, एक वैल्यू 10 रखी, एक वैल्यू आपने 0 रखी, अलग अलग वैल्यू आपने कांस्टेंट रखी। मतलब एक बार आपने क्या करना है, मान लो आपके पास ये आपके पास सर्किट पूरा बना हुआ होता है, आपको बॉक्स मिल जाता है इजीली इसके लिए अवेलेबल, ये आप जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास एमीटर वोल्ट मीटर ऐसे लगा हुआ होता है। ये इनपुट साइड हो गया, जस्ट सेकंड, हाँ इनपुट साइड हो गया, ये आउटपुट साइड हो गया। तो आपने आउटपुट साइड में यहाँ पे नोब्स लगी होती हैं, आपने आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है आपने वो एक वैल्यू पे कर दिया फिक्स, ठीक है। फिर उसके लिए आप इनपुट साइड में जो आपका वोल्टेज, मान लो ये वोल्टेज है और ये एमीटर है, आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते रहोगे और उसके साथ आप देखोगे कि एमीटर में कितनी वैल्यू आ रही है। मतलब पहले आप मान लो ये 0 2 4 मतलब वैल्यूज है ना, आप इसके अलग अलग वैल्यूज आप इसको वोल्टेज में प्रोवाइड करोगे, वोल्ट मीटर की वैल्यू आप एडजस्ट करके, फिर उसके अकॉर्डिंग आप किसको देखोगे, आप देखोगे भाई हाँ जी क्या क्या करंट आ रहा है, करंट के वेरिएशन देखोगे, तो उसके साथ आपको ये ग्राफ जो है वो आपको मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। कुछ इसी साइड का ग्राफ आता है, इनफैक्ट व्हेन वी परफॉर्म दैट यू नो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो सिमिलर ग्राफ्स आपको ऑब्टेन हो जाते हैं अगर आपका डिवाइस सही है तो। नाउ हम बात करते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन IE दैट इज द एमीटर करंट, ठीक है, एंड VEB that is the input emitter base voltage for different constant value of the output collector base voltage VCB. The graph for the variation of IE and VCB is similar to the characteristic of a forward bias PN diode. कहता है ऐसे ही हमारे पास जो forward biasing वाला PN diode होता है उसमें भी सेम सिमिलर सा ग्राफ आता है, यहाँ पे भी। The emitter current IE remains negligibly small before a certain Q10 or threshold input voltage. तो कहता है आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज, जैसे मान लो आपके पास यहाँ से आपने इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो कहता है आपकी जो ये यहाँ से वैल्यू आ रही है 0 से मान लो 0.1 से मान लो यहाँ तक जो वैल्यू जा रही है, कहता है आपको नहीं लगता यहाँ पे आपके करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल है। इनफैक्ट ये तो अलग चीज़ है ना, इन्होंने ऐसे बनाया, आप जब इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हो ना, आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो काफ़ी सारी रीडिंग्स के लिए आपको क्या आएगा 0 0 0 आंसर आपको शो होते हैं, ठीक है, मतलब आपको करंट आपका इंक्रीज नहीं करता, मतलब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, करंट की वैल्यू वहीं पे 0 0 0 0 आपको क्या करती है, शो करती है, ठीक है, और उसके बाद भी नेग्लिजिबल वैल्यूज जो आपको वो शो करती है करंट की, ठीक है। तो IE रिमेन्स नेग्लिजिबली स्मॉल बिलो अ सर्टेन Q10 और थ्रेशोल्ड इनपुट वोल्टेज। तो कहता है आपका जो इनपुट वोल्टेज है VEB उसकी एक सर्टेन वैल्यू हम देख लेते हैं, उन वैल्यूज तक आपका जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, ठीक है। ओके, द वैल्यू ऑफ द Q10 वोल्टेज रेंजेस, तो यहाँ पे हम बताया कि भैया सिलिकॉन के लिए यहाँ पे 0.5 से 0.7 वोल्ट के लिए ये सीन है और अगले के लिए 0.1 से 0.3 वोल्ट के लिए ये सीन है, ठीक है। नाउ आगे मूव ऑन करते, कहता है फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VEB, कहता है यहाँ पे अगर हम VEB की देखो, यहाँ से अगर हम वैल्यू को कांस्टेंट कर दें, एक बार के लिए यहाँ से क्या कर दें, फिक्स कर दें, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ VCB द करंट IE इंक्रीजेस। तो कहता है इसके लिए क्या हो रहा है, करंट IE क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे ये देखो आपने यहाँ पे वैल्यू रखी है, ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने VEB को एक बार के लिए कांस्टेंट रखा है, एक लाइन मार दी ना ताकि देखा जाए क्या हो रहा है। तो कहता है आप अपनी VCB की वैल्यू देख सकते हो कि जैसे अब आप यहाँ पे चीज चेक करो, आपका मोड ऑफ VCB की वैल्यू के लिए कहा है, तभी बोलते हैं मैं नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक हिसाब से आप ये मान के चल सकते हो ये 20 है, ये 10 है, ये 0, तो आप देख सकते हो 0 वाले केस में आपकी ये करंट की वैल्यू लगभग 10 है, ठीक है, फिर आपका 10 वाले केस में 15 हो गई, और बल्कि जब आपने 20 वोल्टेज किया था आपके आंसर किसके पास आ रहा है, 38 के अराउंड है सब लगभग, तो आप इसको 40 के क्रॉस मान सकते हो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप इसका VCB की वैल्यूज को इंक्रीज करें, हम मॉड की बात करें, मैंने बोला तो ये साइन आपका बेसिक क्या नाम है सिस्टम के अकॉर्डिंग है, वो आप इसको सर्किट्स के अकॉर्डिंग आप देखते हो, उसमें अभी आपको इतना डेप्थ मिल जाना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो आप जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, अगला कर्व कैसे आता, ऐसे आता,
करेक्ट। तो इस वैल्यू पे आपको यहाँ इतनी ऊपर तक जाके वैल्यू दिखती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं आपको तो लगभग ऐसे एक स्ट्रेट कर्व भी देखने को मिल जाता है कि भाई उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या हो रहा है आपके जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो ना VCB को, तो आप उसमें देखो VEB से कंपेयर कर करके कि हाँ भाई क्या हो रहा है। जैसे आपने VEB एक पक्का रख दिया, जैसे यहाँ नहीं रखना तो यहाँ रख के देख लो, यहाँ पे तो चलो था ही ना इतना, यहाँ रख के देख लेते तो भी क्या होता, यहाँ पे करंट 5 के आसपास, यहाँ पे करंट 10 के आसपास, यहाँ पे करंट 15 के आसपास, 15 नहीं तो चलो 13 के आसपास। ठीक है, ओके। तो कहता है अब ये लेकिन हुआ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, और एक अर्ली इफेक्ट नाम की टर्म है जो हम यहाँ पर देखेंगे। कहता विद द इंक्रीज ऑफ द कलेक्टर बेस वोल्टेज, कहता हम किसको बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर बेस वोल्टेज मतलब आउटपुट वाली वोल्टेज को, द डिप्लीशन लेयर विथ एट द कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीजेस। अब देखो क्या होती है डिप्लीशन रीजन वाला सारा सीन। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रही, मैं सिर्फ इतना समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ बीच में एक डिप्लीशन रीजन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इसमें जा ही नहीं रही इलेक्ट्रॉनिक्स की डेप्थ में, ठीक है। तो कहता है ऐसा सीन होता है हमारे पास। तो कहता है ये है, हमने अभी इसमें कोई करंट कुछ नहीं लगाया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो नेगेटिव, यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दिया। मान लो हमने ऐसे यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दी। मैं बहुत वेग डायग्राम बना रही हूँ, एग्जाम में ये डायग्राम मत बना कराना, ओके। हमने ये कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज, चलो यार मैं मानती हूँ पॉजिटिव चार्ज रीजन में नहीं आता, ऐसे नहीं करते हम, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन है, ये ज़्यादा नेगेटिव इधर आएंगे। जैसे जैसे नेगेटिव इधर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे जैसे नेगेटिव इधर आने लगेंगे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तो ऐसे ऐसे कर करके आपका डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा। डिप्लीशन रीजन कौन सा रीजन है भाई, जिसमें आपके पास कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये एकदम खाली सा रीजन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ न्यूट्रल हो, खाली नहीं है, न्यूट्रलाइज होएगा यहाँ चार्ज, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे ले, तो ये रीजन आपका डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। तो कहते हैं यार देखो डिप्लीशन रीजन तो बढ़ गया। आप यहाँ पे पॉइंट्स, मुझे नहीं पता आप इसे कैसे स्टडी करते हो, बट मैं इनको ऐसे लिखती हूँ। क्या लिखा है, विद द इंक्रीज ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB के इंक्रीज होने से, हाँ जी बताओ क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर विथ इंक्रीज। तो डिप्लीशन लेयर की जो विथ है वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। मैं ये इसको नीचे ले आती हूँ क्योंकि मेरे पास आगे स्पेसिंग नहीं है। इंक्रीजेस विद विच रिड्यूसेस इफेक्टिव बेस रीजन। तो कहते हैं यार बेस का रीजन आपको दिख नहीं रहा, कम हो गया। आपने डिप्लीशन रीजन बढ़ा दिया तो जो इफेक्टिव रीजन था जिसमें आपके पास चार्जेस एक्चुअली में मूव कर रहे थे, उसका जगह कम हो गई, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा हॉल है, उसमें आप बोलो इस इतने सारे एरिया में हमने प्लांट्स लगाए हैं, आप यहाँ मूव नहीं कर सकते, तो आपके मूव करने की जगह कम होती है कि नहीं, हो जाती है ना कम। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इफेक्टिव बेस रीजन है, ठीक है, कौन सा रीजन, जहां पे आपके जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं जो मूव करते हैं, तो उसका जो विथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफेक्टिव बेस रीजन, जो बेस का जो रीजन है कौन सा, इफेक्टिव वाला, मतलब जो इफेक्ट में आ पा रहा है उसकी विथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी विथ हमारे पास हो गई कम, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। और यही इफेक्ट है अर्ली इफेक्ट। तो अर्ली इफेक्ट क्या है, कहता है VCB की वैल्यू को इंक्रीज करने से डिप्लीशन लेयर की जो डिप्लीशन लेयर उसकी विथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और इफेक्टिव बेस रीजन की विथ डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं अर्ली इफेक्ट। देखो बहुत बार एग्जाम में ऐसी डेफिनेशन आती है, नाम से देख के पता चल जाता है भाई ये पूछा जा रहा है, बट अगर अर्ली इफेक्ट आ गया तो अर्ली इफेक्ट की ऐसे सच डेफिनेशन नहीं बना पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट पूरा मैटर समझना उसके लिए जरूरी था। आगे चलते हैं, कहता है डिक्रीज इन द इफेक्टिव बेस विथ एनहांसेस द concentration gradient of hole in the base region with respect to the emitter region। इस हिसाब से देखो यार, यहाँ पे आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स के हिसाब से आप ये मान के चलो, कंसंट्रेशन बेसिकली आपकी होल्स की कंसंट्रेशन किस रीजन में बढ़ जाएगी, बेस रीजन में। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव बेस रीजन की विथ कम हो गई है, ठीक है। मान लो बेस रीजन में इतना काम का रह गया, बाकी सारा वेस्ट ही है, तो कहते हैं वहां पे क्या होगा, होल्स की कंसंट्रेशन, तो होल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स बेसिकली। तो कहते हैं ये होल्स की जो आप कह लो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एमीटर के कंपैरेटिवली। सिंस द नंबर ऑफ द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एमीटर टू द बेस रीजन थ्रू द एमीटर जंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देयरफॉर द डिक्रीज इन द इफेक्टिव बेस विथ इंक्रीजेस द एमीटर करंट। और कहता है यहाँ पे क्या होगा, एमीटर की करंट की इंक्रीज। ये बात मुझे लगता है थोड़ा ऊपर से निकली जरूर होगी, एक बार मेरी समझ नहीं आएगी, बट डोंट वरी, इलेक्ट्रॉनिक्स को आसान मैं बना रही हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, सिंस द नंबर ऑफ द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम एमीटर टू
टू बेस रीजन, मतलब एमीटर रीजन से बेस रीजन को आने वाले जो होल्स हैं थ्रू द एमीटर जंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन होल्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कहता है हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ बेस साइड। हमने बोला कंसंट्रेशन, एक सेकेंड सॉरी आई गेस, हाँ, डिक्रीजेस एनहांसेस द कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगाया, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ बेस साइड जो है वो हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। जिस कारण आगे से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन से सॉरी एमीटर से बेस की तरफ ये जो आपके मूवमेंट है, या जो आपका करंट आ रहा है, ये जो आपके होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं, जो भी आप कह रहे हो, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन से सॉरी एमीटर से बेस की तरफ आपका जो ये IE करंट आ रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम कह रहे हैं कि जो ये करंट का मोशन है ना, बेसिकली वो हमारे बेस साइड के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स पे डिपेंड करता है। और जैसे मैंने बताया होल्स का नंबर ऐसे से बढ़ जाएगा, उसके कारण करंट ज्यादा मूव करेगा, तो हम कह सकते हैं IE इंक्रीज करेगा VCB के इंक्रीज के कारण, ठीक है। ऑल्सो रिड्यूस्ड इफेक्टिव बेस विथ डिक्रीजेस द नंबर ऑफ होल दैट अंडरगो रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन। और कहता है बेस रीजन में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो नहीं पाएगी, वो आप ऑब्वियस रीजन देख ही चुके हैं। एक तो डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, ठीक है, तो आपको और आपके पास आपका जो होल्स का नंबर और डिक्रीज होने से और आगे कॉम्बिनेशन हो नहीं पाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनका नंबर डिक्रीज हो गया होल्स का, जिस कारण बेस का करंट कम हो जाएगा। तो देखो आप पूरी कतार लिख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है, VCB इंक्रीज, डिप्लीशन लेयर की विथ इंक्रीज, इफेक्टिव बेस रीजन डिक्रीज, बेस की होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स इंक्रीज, E से B जाने वाला ये जो करंट I ही है वो इंक्रीज, ठीक है, और इसी के साथ IB की वैल्यू डिक्रीज। तो ये आपके सारी टर्म्स रिगार्डिंग हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आज ये देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ जो है इनपुट से मेल नहीं खाता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों ग्राफ्स में, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। A plot between IC versus VCB at constant IE is called common base output characteristic। कहता अब हमने आउटपुट के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया आउटपुट में आप क्या लेंगे, आउटपुट वाले हैंड का करंट। आउटपुट वाले हैंड का करंट कितना है, IC। आउटपुट वाले हैंड में आपके पास वोल्टेज कितनी है, VCB। ये इनके बीच में आपने ग्राफ बनाना है। किसे कांस्टेंट रखेंगे, मैंने बताया था इनपुट साइड के I को। इनपुट साइड का I यहाँ पे कौन है आपके पास, यहाँ पे इस केस में IE, ठीक है, इसको आप कांस्टेंट रख सकते हैं। तो देखो सेट ऑफ सच प्लॉट फॉर द डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IE आर शोन इन द फिगर। फॉर अ PNP ट्रांजिस्टर ओनली IE एंड VEB आर पॉजिटिव एंड IB IC VCB आर नेगेटिव। कहता है अगर आप PNP ले रही हैं तो उसके लिए आपके पास IE और VEB, मतलब जब आपने जैसे ये PNB ले रखा है तो कहता है इसमें आपके पास ये जो IE की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, और साथ में VEB मतलब आपका जो इनपुट हैंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स का बना हुआ होगा। बल्कि आपके पास जो ये IB करंट जा रहा है, ये जो करंट IC जा रहा है, और जो साथ में VCB की वैल्यू है वो नेगेटिव। आपको दिख ही रहा है, साफ साफ देखो ना, यहाँ पे आपके पास VCB की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका बेस वाला साइड, ये मतलब आपको जो करंट टुवर्ड द बेस, मतलब IB जो करंट है वो भी आपके पास नेगेटिव, साथ में आपके पास IC की वैल्यू भी नेगेटिव। तो आप देख सकते हो इनपुट साइड पॉजिटिव, आउटपुट साइड नेगेटिव है। फॉर द अबव पैरामीटर्स साइंस आर रिवर्स्ड। कहता है अब इसके बाद अगर हम NPN करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आपके पास जो इनपुट साइड है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, आउटपुट साइड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। P से स्टार्ट होने वाले की इनपुट साइड पॉजिटिव रख देना, आउटपुट वाले को नेगेटिव कर देना। NPN वाले में इनपुट साइड को नेगेटिव कर देना, आउटपुट वाले को पॉजिटिव कर देना। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन। तो यार देखो आपको पहले यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, आपको अलग अलग रीजन देखने को मिल रहे हैं। कहता है एक है आपके पास कट ऑफ रीजन। आप देखो जरा IE को 0 रखने के बाद भी इनपुट से आप कोई करंट नहीं दे रहे, फिर भी कुछ वैल्यू आ रही है आउटपुट में करंट वगैरह की, तो ये जो रीजन है ना, ये कुछ वैल्यू आने वाले का, उसे आप कट ऑफ रीजन कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक्टिव रीजन और आपके पास सैचुरेशन रीजन होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। ऑलराइट, द 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स आर एक्टिव रीजन, saturation region, cut off region। अब इसके बाद एक्टिव रीजन। फॉर द प्लॉटिंग ऑफ दिस रीजन इनपुट एमीटर बेस जंक्शन JE इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट इज रिवर्स बायस्ड। तो ये तो हम पहले भी करके देख रहे हैं, इनपुट फॉरवर्ड रिवर्स, कौन सा जाएगा आपका आउटपुट वाला। विद द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द इनपुट सर्किट। कहता है इनपुट वाले सर्किट की आपने कौन सी बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड। सम एमीटर करंट IE फ्लोज। कहता आपका ये जो इनपुट वाला साइड है, जब वो आपके पास वो कौन सा बायस हो गया, वो अगर फॉरवर्ड बायस हो गया, उसके कारण क्या होगा, IE थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मोस्ट ऑफ द होल्स इंजेक्टेड इनटू द बेस रीजन रीच द कलेक्टर रीजन।
कहता जितने आपने होल्स किस में इंजेक्ट किए, बेस रीजन में डाले, वो कलेक्टर रीजन तक पहुंच जाते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग द कलेक्टर करंट IC। देखो मेरी बात समझो, इससे पहले हमने बात की थी कि E से B तक जाएगा वैल्यू, आगे अब कहाँ जाएगा, B से आपके वैल्यू C तक जाएगी। आपके होल्स उस टाइम पे भी हम यही बात करते हैं, होल्स E से C को जाएंगे, यहाँ पे भी B से C को जाएंगे। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे E था, बीच में यहाँ पे B था, ये C, E से B से C, ऐसे आपको होल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो कहता है आपके पास अब क्या होगा, विद द फॉरवर्ड बायसिंग सम एमीटर करंट फ्लोज, मोस्ट ऑफ द होल इंजेक्टेड इनटू द बेस रीजन रीच द करंट कलेक्टर रीजन। तो कहता है आपने E से B में डाले, B से आगे C में गए, तो कहता है जो आपने B में इंजेक्ट किए ना, मोस्ट उनमें से जो होल्स है वो C रीजन में आपके पास कलेक्टर साइड में चले जाएंगे, देयर बाय इंक्रीजिंग द कलेक्टर करंट। और वहां पे आपने होल, तो यहाँ का आपका होल्स का नंबर बढ़ने के कारण क्या होगा, वहां पे आपका IC की वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगी। अ स्मॉल नंबर ऑफ इंजेक्टेड होल्स अंडरगो रिकॉम्बिनेशन इन द बेस रीजन। तो कहता है बेस, आपको पता है होल्स जो हम एक हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज मान के चलते हैं, तो जब वो होल्स होंगे आपके नेगेटिव चार्ज के साथ, जब वो कंबाइन करेंगे, करेक्ट, तो होल्स आपके नेगेटिव साइड के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, देखो मान लो आपने यहाँ से 10 लाख रुपए भेजे, बेस ने 1 लाख रुपए यूज कर लिए, तो कलेक्टर को कितने लाख रुपए गए, 9 लाख रुपए ना। तो 9 लाख 10 लाख से कम है, ये बात आपको पता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, कहते यार उसने बड़े सारे होल्स भेजे बेस को, बेस में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन हो गई, तो उसके कारण वो थोड़े होल्स यूज हो गए, बाकी होल्स उसने कलेक्टर को जरूर दे दिए। तो इसी कारण क्या हुआ, कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो आपका, सॉरी, जो कलेक्टर का आपके पास करंट है वो किससे कम हो जाएगा, आपका एमीटर वाले साइड के करंट से कम हो जाएगा। तो एमीटर एमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, होल्स को कलेक्शन हो रही है। अभी तक ये कंसेप्ट अगर समझ आ गया है तो गो फॉर इट एंड अंडरस्टैंड द होल, otherwise just sit down, take out your books and read it once या recapitulate whatever I have taught। अगर अभी नहीं समझ आई ये बात कैसे हो रहा है कि कैसे भाई E से B में, B से C में होल्स जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये एमिटर है, होल्स एमिट कर रहा है, कलेक्टर है, होल्स कलेक्ट कर रहा है, अगर ये बात में भी अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो री वॉच द वीडियो और जस्ट क्लैरिफाई द बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एमिटर बेस की और मतलब जो हम बातें करते हैं, लाइक ऑल द बुक्स दे हैव मेंशन्ड अबाउट द एमिटर एंड द base and the collectors, all those things. I am providing you this thing in the video so that you can read it from here, because I'm not going to repeat it in this video because it's already a video of the length around 30 minutes, or in fact about, it may reach about 45 minutes as well. So I'm not going to increase the length by discussing that. Okay, now here we go. A small number of injected holes undergo recombination in the base region. This indicate IC will be less than IE. In the active region, IC is independent of VCB एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ IB। कहता है आप जरा एक्टिव रीजन की देखो, एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है, कहता है उसका कोई लेना देना नहीं है VCB की क्या वैल्यू है, वो भाई एक, जैसे इसकी 20 वैल्यू है, आप उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू यहाँ लेके चल रहे हैं, इसकी 30, तो ये आप इनको, ये ग्राफ तो कुछ ऐसे यार जो आप प्रैक्टिकली इसमें परफॉर्म करते हैं, आपको ऐसे ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब IE की वैल्यू से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, आपके पास IC की वैल्यूज जो आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे आपका जो एक्टिव रीजन है ना, उसमें कोई आपका इसके साथ चेंज नहीं हो रहा। आपकी ये वैल्यू देखो, कलेक्टर बेस वोल्टेज दैट इज VCB बढ़ती जा रही है, इसमें यहाँ पे कोई बढ़ाव थोड़ी हो रहा है। देखो ये बढ़ रही है तो ये ऐसे जाना चाहिए था, अगर ये साथ बढ़ रही हो तो ये नहीं बढ़ रही है, तो ये ऐसे जा रही है, लगभग इससे इंडिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रही है, देखो 0, 10, 20, 30, 40 किस पे डिपेंड कर रही है, ये IE पे डिपेंड कर रही है, किस रीजन में, एक्टिव रीजन। लेकिन हाँ जो सैचुरेशन रीजन है, जो एक्टिव से पीछे वाला रीजन है, तो देखो VCB के बढ़ने से IC बढ़ रहा है। बट माई पॉइंट, लेट्स मूव ऑन नाउ। However, early effect causes the slight increase in IE विद द इंक्रीज ऑफ VCB। तो कहता है लेकिन अर्ली इफेक्ट हम देख चुके हैं, तो कहता है उसमें VCB के कारण IE जो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन दिस रीजन आउटपुट करेक्टरिस्टिक आर इक्वी स्पेस्ड एंड नियरली पैरेलल लाइन फॉर इक्वल चेंजेस इन द एमिटर करंट। तो कहता है IE की वैल्यू के लिए लगभग पैरेलल लाइन आपको देखने के लिए इक्वली स्पेसिंग वाली दिख रही है। आगे देखते हैं सैचुरेशन रीजन। इन दिस रीजन एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस क्या होता है, देखो एमिटर बेस EB, कलेक्टर बेस CB, कहते हैं इनका जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहां ये मिलते हैं, आर फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। इसमें एमिटर बेस वाला और कलेक्टर बेस वाला ये फॉरवर्ड बायस। सैचुरेशन रीजन लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेट VCE इक्वल्स टू 0। तो कहते हैं यहाँ पे आपके 0 वाले लेवल के किसमें आ रहे, पीछे। अगर मैं इसको ड्रॉ करते ही यहाँ देख सकते हो यार, इसका साइंस का चेक कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर आ रहा है ना। हम जब इसको नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो क्या आता है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हमारे ग्राफ्स, तो बेसिकली ग्राफ के इधर ड्रॉ होता है। अगर आप इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, आप प्लेन्स के हिसाब से सेटअप करते तो
प्लेन्स को नहीं, आई मीन लाइन्स को। नाउ इन दिस रीजन दीज आर लाइक दिस, एंड ये VCE का जो ग्राफ आएगा सैचुरेशन रीजन का, VCE इक्वल्स टू 0 के पीछे आ रहा है, एंड अबव द करेक्टरिस्टिक फॉर IE इक्वल्स टू 0। देखो IE इक्वल्स टू 0 से ऊपर, करेक्ट, और VCB इक्वल्स टू 0 से लेफ्ट में आपको सैचुरेशन रीजन मिल रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द कलेक्टर जंक्शन कॉजेज द कलेक्टर करंट टू डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज ऑफ बायसिंग। कहता है जैसे ही फॉरवर्ड बायसिंग होती है उस कारण कलेक्टर करंट डिक्रीज करने लगता है। आपने बायसिंग क्या कर दी है, फॉरवर्ड बायस कर दी है, तो बायसिंग होने के कारण कलेक्टर करंट डिक्रीज होता है। अ स्मॉल चेंज इन द कलेक्टर बेस वोल्टेज कॉजेज द लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट। कहता VCB की छोटी सी चेंज के कारण आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है। देख सकते हो आप, इसमें इतने से उतने में कन्वर्जन हुई, इतना बढ़ गया, इधर से इधर ही गए, देखो इतना कन्वर्जन, मतलब इतनी चेंज आ गई IC में। तो आप ये बात इसमें ध्यान से फॉलो कर सकते हैं कि जब आप VCB को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उससे कलेक्टर करंट ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जैसे से आप बाइसिंग बेसिकली जैसे से आप बाइसिंग बढ़ाते जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, आपका कलेक्टर करंट डिक्रीज करता है। नाउ इन दिस केस इन द एडिशन टू द फ्लो ऑफ द होल करंट negative due to the normal transistor action a whole current positive starts flowing from the collector to the base। क्या सीन है देखो, कहता है in this case in addition to the flow of whole current negative due to the normal transistor action a whole current positive starts flowing from the collector to the base। कहता है whole current पॉजिटिव वाला आपका कलेक्टर से बेस की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। विद द फर्दर इंक्रीज इन द कलेक्टर बेस वोल्टेज, कहता है जैसे जैसे आप VCB को बढ़ाओगे क्या होगा, वो करंट जो है वो ज्यादा 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 हमारा एमीटर से कलेक्टर से बेस की तरफ आपका मूव करने लगेगा। स्टार्ट्स डोमिनेटिंग एंड मेक्स द IC टू फ्लो इन द डायरेक्शन पॉजिटिव। तो कहता है आप उसको फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करने को शुरू हो जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ को एक बार फिर से करते हैं, देखो। इन दिस एडिशन इन टू द फ्लो ऑफ द होल करंट ड्यू टू द नॉर्मल ट्रांजिस्टर एक्शन, ये आपके पास है। कहता है आपका होल करंट आपको देखने को मिल गया ना, जो E से B जा रहा था। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा भी आपका होल करंट एक पॉजिटिव के कारण आता है जो आपका C से B की तरफ भी जाता है। मतलब ये उल्टा काम कर रहा है ना, ऐसे हमने देखा कि E से B जाता है, B से C जाता है, B बीच में मीडिएटर का काम करता है। कहता है इसका उल्टा भी आता है, थोड़ा सा आपका C से भी B की तरफ जाता है। विद द फर्दर इंक्रीज इन VCB, कहता है जैसे जैसे आप वोल्टेज यहाँ से बढ़ाता जाओगे वहां से क्या होगा, IC जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आपका IC जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्दर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद कट ऑफ रीजन, द रीजन लाइज टू द राइट ऑफ द ऑर्डिनेट VCB इक्वल्स टू 0 एंड बिलो IE इक्वल्स टू 0। IE इक्वल्स टू 0 के नीचे, VCB इक्वल्स टू 0 के इधर। तो कहते हैं ये जो आपका रीजन आ रहा है जिसमें आप IE की वैल्यू कोई दे ही नहीं दे तब भी आ रहा है, उसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। इन द कट ऑफ रीजन बोथ एमीटर बेस एंड एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस आर रिवर्स बायस्ड। देखकर चलो, सैचुरेशन वाले में हमने दोनों को फॉरवर्ड बायस बोला था, हमने कट ऑफ रीजन में हम दोनों को क्या कह रहे हैं, कट ऑफ रीजन में दोनों क्या होता है, रिवर्स बायस। ये चीज आप ध्यान दे लो, सैचुरेशन में फॉरवर्ड SF, ठीक है, SF से लिख लो सेफ, कट ऑफ में रिवर्स तो कार। ठीक है, आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। इनकेस आप ऐसे ही याद आता है कट ऑफ में रिवर्स, तो कट ऑफ में रिवर्स लर्न कर लो उसको। बायस्ड एंड द करंट इज इंटायरली द रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO विच इज नेगेटिव फॉर द PNP। अब इसके बाद है हमारे पास ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में चेकअप करते हैं। कहता है अपलॉट बिटवीन द कलेक्टर करंट IC एंड एमीटर करंट IE। कहता है अब हम IC और IE के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं एट कांस्टेंट VCB। कहता है VCB को कांस्टेंट रखा है, IC और IB के बीच में हमने क्या बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। इससे पहले कौन सी की थी, इनपुट आउटपुट, अब ये कौन सी है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर दोनों के करंट के बीच में होती है जब हम VCB को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब आउटपुट करंट को हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। व्हेन VEB इक्वल्स टू 0, कहता है जब VEB की वैल्यू 0 होती है, वैल्यू ऑफ IE एंड IC आर नोटेड डाउन एट सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB। कहता है हमने क्या किया, हमने VCB की ना मान लो वैल्यू रख ली, मान लो 0, 10, 20, 30। फिर क्या किया हमने, मान लो मैं एक्सपेरिमेंटली सेटअप पूरा करके दिखाऊं। मान लो मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपके पास 4 चीजें होती हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास VCB है, तो मैंने VCB की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी। ठीक, VCB मैंने वैल्यू सेट कर दी। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसके लिए ये हमारे पास क्या था ये VEB, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये VCB की हमने वैल्यू पक्की कर दी। फिर हम VEB इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं कि यहाँ पे IE और IC की क्या वैल्यू आ रही है। जैसे मान लो VEB
यहाँ पे आई ई की वैल्यू और आई सी की वैल्यू। मान लो वी ई भी 0 रखने पे आई ई की वैल्यू 0 आ गई और ये 0 आ गई। मान लो इसकी वैल्यू ऊपर करने पे, मैं ये अपना रफ लेकर चल रही हूँ, अल्फा बीटा में ले लो चाहे, ये अल्फा आ गई, ये आपकी ए आ गई और ये आपकी बी आ गई। फिर जब आपने वी ई की वैल्यू बीटा की तो आपके पास आई ई की वैल्यू आ गई सी, आई सी की वैल्यू आई ई की वैल्यू आ गई सी और आई सी की वैल्यू आ गई डी। तो कहता है इस तरह से आपके पास वैल्यूज जो है आप ऑब्टेन कर सकते हो। मान लो 0 0 पे 0, 2 पे 1 0, 3 पे ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसी वैल्यूज ऑब्टेन यहाँ पे कर सकते हैं। व्हेन वी ई बी इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ आई ई एंड आई सी आर नोटेड डाउन एट कांस्टेंट वी सी बी। आई ई इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वी ई बी। कहता है आप जैसे जैसे वी ई बी बढ़ाओगे तो आई ई भी बढ़ेगा, है ना। वहां पे अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द आई सी इज नोटेड डाउन। तो कहता है जैसे जैसे आई ई बढ़ रहा है ना, साथ साथ में आई सी भी बढ़ेगा। बाय टेकिंग आई ई अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, आई सी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टू एंड स्ट्रेट लाइन मेकिंग 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इज फाउंड। तो कहता है इसके बाद क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख जाती है, वो किसके एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो कहता है ये हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये सीन हमारे पास देखने को आता है। कहता है अब इसमें करंट गेन क्या होगा। करंट गेन देखो यार, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो। करंट गेन होता है आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, ठीक है। और करंट गेन को हम अल्फा के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो आउटपुट करंट है आई सी ओवर इनपुट करंट क्या है, आई ई। तो डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, तो ये है, तो आप फिजिक्स स्टूडेंट्स यू मस्ट बी नोइंग, यहाँ पे हम डेल्टा आई सी डेल्टा ई ले लेंगे। ये हमें क्या देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा tan 45 डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू 1, जो स्लोप ऑफ द लाइन थी। तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज आई सी इक्वल्स टू आई ई माइनस आई बी। यही बात मैंने आपको बताई ना कि एमीटर ने मान लो आपको 10 लाख रुपए दिए, 1 लाख बेस खा गया, 9 लाख आगे बचे। तो आई सी की वैल्यू किसके बराबर है, आई ई माइनस आई बी के बराबर होती है। तो आई ई लिख सकते हैं आई बी प्लस आई सी के बराबर, करेक्ट। और आई सी और आई ई जो है वो लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि आई भी मैंने तो बोला ना 1 लाख खा जाते हैं, 1 लाख नहीं खाता होगा, 1000 रुपए खा लेता होगा। तो कहता फिर वो बराबर वैल्यू आती है। इट शो दैट द कॉमन बेस मोड बेस करंट आई बी इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द एमीटर passes on to the collector without any appreciable loss at the base due to the अंडरगोइंग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। कहता मैंने बताया ना बेस में इलेक्ट्रॉन होल्स की रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, जिसके कारण लॉस होता है। कहता वो थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू डेल्टा आई सी और डेल्टा ई इक्वल्स टू 1 आ गया था। यहाँ से हमें पता चला कि भाई देखो इनमें चेंज भी 1 के बराबर, इनकी वैल्यूज भी एक लगभग 1 के बराबर, मतलब आई सी और आई ई बराबर है। अब है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखें तो कहता है इनपुट रेजिस्टेंस आई आर आई आप निकालो। तो हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे वीसीबी कांस्टेंट रखे, डेल्टा वीई बी ओवर डेल्टा आई ई हम ले सकते हैं। आउटपुट के लिए हम सिमिलरली वीसीबी आउटपुट वोल्टेज ओवर आउटपुट करंट ले सकते हैं। इनपुट करंट को आप कांस्टेंट रखते हुए। अब आउटपुट वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू आउटपुट करंट, एंड फिर वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि हम यूज करेंगे। अभी तो वैसे हम फिलहाल इसमें करंट गेन ही निकालने वाले एक्सप्रेशंस को यूज करके, बट स्टिल वोल्टेज गेन क्या है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट। करंट गेन क्या होता है, इनपुट करंट आउटपुट करंट ओवर इनपुट, मतलब आउटपुट ओवर इनपुट करना है। तो करंट गेन इन CB देख लेते हैं। विल कवर द अदर पार्ट, दैट इज द करंट गेन इन CE एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द अदर वीडियो। ओके, तो हम देखते हैं करंट गेन इन CB मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो कहता है अगर हम कॉमन बेस मोड ले लेते हैं ट्रांजिस्टर का, तो करंट गेन कितना आता है। अभी मैंने बताया अल्फा आता है, जो होता है आई सी ओवर आई ई के बराबर। कहता है सिंबल जो आपका अल्फा है ये किसके लिए है, करंट गेन के लिए। करंट गेन किसमें, CB मोड में, ठीक है। कहता है डीसी करंट गेन, कहता है जब आपने करंट गेन डीसी में निकाला, कहता है वो होता है अल्फा डीसी, आई सी बाय आई ई के बराबर, ठीक है। आई सी क्या है, कलेक्टर का, और आई ई क्या है, एमीटर का करंट एट द पॉइंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन अ CB मोड, कॉमन बेस मोड की बात हो रही है। आई सी एंड आई ई हैव द ऑपोजिट साइन फॉर अ ट्रांजिस्टर। कहता है आपके आई सी और आई के साइन जो है, करंट जो है, उनके साइन जो है ऑपोजिट रहते हैं। जैसे हमने बात की थी, मैंने बोला था जब आपका पी एन पी होगा तो इनपुट साइड का जो करंट है वो पॉजिटिव, आउटपुट साइड का नेगेटिव। तो वही चीज से वहां से ही बात आई है। कहता है द वैल्यू ऑफ अल्फा जनरली लाइज बिटवीन 0.95 से 0.99, ठीक है। कहता है 0.95 से 0.99 के बराबर आ जाती है, मतलब ये दोनों आप देख सकते हैं लगभग 1 को अप्रोच कर ही रही है, इसका मतलब लगभग बराबर हो सकते हैं। कहता है लेकिन आईसी जो है वो आईई से कम होता है। 1% to 5% चार्ज कैरियर जो है वो बेस रीजन में लॉस हो जाते हैं। तो अल्फा डीसी की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी ही रहती है, बराबर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आप इसको देख लो ना, आप यहाँ पे लिख के देख लो, आईसी ओवर आईई लेस देन 1, तो आगे ना आईसी इज लेस देन आईई। तो कहता है अल्फा की वैल्यू जो डीसी के मोड में हम कह सकते हैं 1 से छोटी रहती है, क्योंकि हमेशा बेस कुछ ना कुछ वैसे अपने पास रख लेता है बीच में। अब है एसी करंट गेन इन द CB मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो कहता है इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डेल्टा बेसिकली यूज करोगे। तो अल्फा एसी डेल्टा आईसी ओवर डेल्टा आईई
कहता है यूजली डेल्टा AC इज कॉल्ड द कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये आपको डेफिनेशन, इसको ध्यान देना। अल्फा AC क्या है? आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। किसके लिए? करंट के लिए, साथ ही में शॉर्ट सर्किट के टाइम पे, और कॉमन बेस के लिए, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अल्फा AC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा DC ओनली। तो कहता है अल्फा AC अल्फा DC की वैल्यू लगभग बराबर ही होती है। तो हमने ये बात यहाँ पे लिखकर इसको छोड़ दी। आगे क्या है? IE जो है IC प्लस IB की इक्वल होता है, अभी पीछे बताकर आई थी। तो अल्फा की वैल्यू होती है IC बाय IE, IC की वैल्यू हो जाएगी अल्फा IE। तो यहां से हम IC की वैल्यू लिख सकते हैं अल्फा IE प्लस ICBO। मैंने क्या किया? IC की जगह वैल्यू डाल दी अल्फा IE की वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही? हाँ, मुझे तो दिख रही है। ये IE एज इट इज नीचे आ जाना चाहिए था। फिर अल्फा IE IC की जगह वैल्यू जाएगी, एंड IB की जगह हम ICBO लिख सकते हैं। तो ये कौन सा है? लीकेज करंट। लीकेज करंट मतलब वेस्ट हुआ करंट विद इनपुट बेस सर्किट ओपन। तो कहता है आपका ये इनपुट बेस सर्किट जो है, जब उसको ओपन रखा गया, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमन बेस के लिए भी